Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Web API series. जैसे कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है वेब एपीआई को कंटिन्यू किया जाए for some unknown reasons. For some reason, for some reason, I was unable to continue this, but for now I have started again. So let's discuss another topic, that is authentication and authorization in web API. अभी तक जितना कुछ हमने डिस्कस किया वेब एपीआई में, ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? तो बेसिकली जब भी हम वेब से एपीआई सर्विस बनाते हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखना होता है, ठीक है, दैट इज़ सिक्योरिटी। ठीक है, अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप जो है वो अपनी वेब एपीआई सर्विस का जो कंट्रोल है, कंट्रोल एक्सेस है, वो किस तरह से देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर के इस सिक्योरिटी को डिस्कस करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द ऑथेंटिकेशन एंड अनदर वन इज़ द ऑथराइजेशन। ठीक है, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे माइंड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या होती है। What is authentication? Basically authentication is the process of identifying the user। ठीक है, यूज़र को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो आपके पास कहलाता है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक यूज़र है, लेट्स से असद, ठीक है, वो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ सिस्टम के अंदर लॉगिन होता है। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा कि आपके पास जो असद है वो लॉगिन हुआ इस टाइम। ठीक है, यानी ये इसी तरह से है कि हमें ये पता चल सके कि हमारी वेबसाइट के अंदर कोई जेन्युइन यूज़र एंटर जो है वो एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब एक वेबसाइट्स या एपीआई या कोई भी सर्विस बनाते हैं तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन करते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का पर्पस ये होता है कि ये देखना कि जो आपके पास यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करने आ रहा है वो एक ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है। ठीक है, यूज़र को आइडेंटिफाई करना ये कहलाता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, देन वी हैव ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेदर द ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन अ स्पेसिफिक रिसोर्स, वेब एपीआई रिसोर्स और नॉट। ठीक है, यानी ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? ऑथराइजेशन क्या प्रोसेस है कि ऑथराइजेशन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो यूज़र आपके पास अभी ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसको ये पर्टिकुलर रिसोर्स का एक्सेस देना है या नहीं देना। ठीक है, यानी ऑथराइजेशन क्या कहती है कि आपके पास ये डिसाइड करना कि वो जो रिसोर्स है जो आपने बनाई है अपनी सर्विस के अंदर उसका एक्सेस इस पर्टिकुलर यूज़र को देना है या नहीं देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें ऑथेंटिकेशन की, जिसमें हमने देखा कि एक सिस्टम के अंदर एक यूज़र ने लॉगिन किया जो असद था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि उसको हम कोई रिक्वेस्ट दे, मतलब कुछ हम उसको परमिशंस देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं देना चाह रहे हैं, लेट्स से हम उसको ये परमिशन दे सकते हैं कि भाई वो हमारी रिसोर्स को देख सकता है, ठीक है, लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज ऑथराइजेशन। ठीक है, यानी आप अपने रिसोर्स जो आपकी है, लेट्स से कि आपके पास हो सकता है ऑर्डर्स का डेटा हो। ठीक है, उसके अंदर आप उसको न्यू ऑर्डर्स क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे, उसको ऑथराइज नहीं कर रहे, या उसको एडिट या डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आप उसको सिर्फ उस रिसोर्स को एक्सेस करने का यानी विजिट करने का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब कि ये जो आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, वो अलाउ करना या ना करना, इसको डिसाइड किया जाता है ऑथराइजेशन के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑथराइजेशन का, और वो कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, तो अगर आपको सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि भाई ऑथेंटिकेशन क्या है और ऑथराइजेशन क्या है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन है दोनों का काम तकरीबन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, लेकिन दोनों का
तरीका अलग है, ठीक है, यानी दोनों का प्रोसेस चेंज है। वहाँ पर हम पहले ऑथेंटिकेट का मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि वो यूज़र ऑथेंटिक है या नहीं, और ऑथराइजेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो जो ऑथेंटिक यूज़र है उसको उस चीज़ का एक्सेस देना है या नहीं देना। ये इसी तरह से है कि आप अपने एक घर में रहते हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, ठीक है, आप उस घर में आप भी रहते हैं, ठीक है, तो आप उस घर के एक ऑथेंटिक यूज़र हैं, ठीक है। लेकिन आपके घर के अंदर आपके जो फादर की एक लेट्स से कि कोई रूम है, उसके अंदर उनकी ड्रॉर्स है, ठीक है, वो जहाँ पर अपना सामान रखते हैं, ठीक है, तो उसका ऑथराइजेशन आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके फादर की रिसोर्स है, ठीक है। अब वो फादर की मर्जी है कि वो उसकी की आपको प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऑथराइजेशन क्या है कि वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कि आपके पास रिसोर्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई, ठीक है, तो अब आते हैं ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई ASP.NET। So Web API service assume that the authentication process should happen in the host server, ठीक है, यानी जो आपकी वेब एपीआई सर्विस है वो क्या अज्यूम करती है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो कहाँ होना चाहिए, आपके होस्ट सर्वर में होना चाहिए। और हम जनरली भी क्या करते हैं कि वेब सर्विस को हम कहाँ होस्ट करते हैं, हम IIS में होस्ट करते हैं। तो IIS सर्वर जो हमारा है वो क्या यूज़ करता है, वो HTTP मॉड्यूल्स यूज़ करता है ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए, यानी किसी यूज़र की ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए आपका जो IIS सर्वर है वो क्या यूज़ करता है, HTTP मॉड्यूल्स को यूज़ करता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो बिल्ट इन हमारे पास ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, IIS के या ASP.NET के, उनको हम यूज़ कर सकें। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने खुद के भी जो है HTTP मॉड्यूल बना सकते हैं ताकि हम कस्टम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। सो जब आपका बेसिकली अब ये प्रोसेस होता है कैसे, ठीक है, तो जब आपका होस्ट है, ठीक है, यानी जो आपका IIS सर्वर है, ठीक है, जैसे ही वो आपके यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लेता है तो वो एक क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, दैट इज़ आई प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट अंडर विच द कोड इज़ गोइंग टू रन, ठीक है, जिसके अंदर वो कोड रन होगा। सो जैसे ही आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है तो फिर आपका जो होस्ट है यानी आपका जो सर्वर है वो आपके प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को किसके साथ अटैच कर देता है, करंट थ्रेड के बाद साथ, ठीक है, बाय सेटिंग थ्रेड डॉट करंट प्रिंसिपल, ठीक है, यानी आपका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो आपकी करंट थ्रेड के साथ क्या हो जाता है, अटैच कर देता है आपका होस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास सारा प्रोसेस है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। आप समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो आपका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट, यानी एक आपके पास आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट है जो आपके पास यूज़र की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और अनदर वन इज़ इन रोल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है बूलियन, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि आपका जो यूज़र है उसको कुछ रोल्स असाइन है या नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपका जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है वो आपके पास कंटेन करता है। वन इज़ आइडेंटिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और दूसरा आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इज़ इन रोल, ठीक है, जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि यूज़र को कोई रोल असाइन है या नहीं है। सो ये जो आपका आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट होता है जो हमने अभी देखा, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट है ये आपके पास कौन से इंटरफेस से आ रहा है, आइडेंटिटी के इंटरफेस से आ रहा है, ठीक है। जो आपका आई आइडेंटिटी का जो आपके पास इंटरफेस हो उसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वन इज़ द नेम, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, आपके पास नेम, देन यू हैव स्ट्रिंग ऑथेंटिकेशन टाइप, और एक आपके पास बूलियन प्रॉपर्टी होती है दैट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो अगर आपका यूज़र ऑथेंटिकेटेड हो जाता है तो ये जो आपका प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है, इसका जो आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या यूज़ करेगा, ठीक है, आपका जो वो है वो ये प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट में वैल्यू सेट करेगा, ठीक है। तो अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो आपके पास ये जो इज़ ऑथेंटिकेटेड वाली प्रॉपर्टी है ये क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और जो आपकी नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या यूज़ करेगी, वो स्टोर करेगी यूज़र नेम, ठीक है।
ठीक है। और सिमिलरली जो ऑथेंटिकेशन टाइप प्रॉपर्टी है वो क्या यूज़ करेगी, रिटर्न्स द टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द यूज़र। ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन टाइप आपके पास ये रिटर्न करेगी कि कौन सी ऑथेंटिकेशन यूज़ की गई है यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, कि कैसे आपके पास ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो रही होती है। और फिर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट किस तरह से जो है करंट ट्रेड के साथ अटैच किया जाता है, और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। एचटीटीपी मैसेज हैंडलर्स फॉर ऑथेंटिकेशन इन वेब एपीआई। ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि एचटीटीपी मैसेज हैंडलर्स जो हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए वेब एपीआई में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम होस्ट, ठीक है, यानी हम जो है होस्ट को यूज़ ना करें ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी जो हमारा आईआईएस सर्वर है, ठीक है, जिसको हम जहाँ पर हमने वेब एपीआई को होस्ट किया है, यू कैन ऑल्सो राइट ऑथेंटिकेशन लॉजिक इनटू अ कस्टम एचटीटीपी मैसेज हैंडलर। ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप जो अपनी ऑथेंटिकेशन है उसकी जो लॉजिक है वो कस्टम एचटीटीपी मैसेज हैंडलर के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर जो आपका मैसेज हैंडलर है वो चेक करेगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, ऑथेंटिकेटिंग द यूज़र, और फिर वो सेट करेगा आपके पास प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। तो यानी जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि हम एचटीटीपी मॉड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी खुद की कस्टम ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं तो फिर उस सिनेरियो के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, एचटीटीपी मैसेज हैंडलर। और ऐसे एचटीटीपी मैसेज हैंडलर जो है फिर वो हमारी रिक्वेस्ट को चेक करता है और फिर हमारे पास प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को सेट किया जाता है। So now what is the differences between differences HTTP modules और HTTP मैसेज हैंडलर। ठीक है। तो जैसे ही मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि हम HTTP मॉड्यूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और HTTP मैसेज हैंडलर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो HTTP मॉड्यूल्स है वो क्या करता है कि जो जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आती हैं वो ASP.NET पाइपलाइन से गुजरती हैं, जबकि मैसेज हैंडलर जो है वो सिर्फ वो रिक्वेस्ट देखता है जो कि वेब एपीआई सर्विस से गुजरती हैं। ठीक है। सो इट इज़ पॉसिबल टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एचटीटीपी मैसेज हैंडलर। ठीक है। तो इसी वजह से हम स्पेसिफिक मैसेज हैंडलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उस मैसेज हैंडलर को यूज़ करते हुए हम ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस स्पेसिफिक राउट के ऊपर। द एचटीटीपी मॉड्यूल्स आर स्पेसिफिक टू आईआईएस। ठीक है। जो आपके एचटीटीपी मॉड्यूल्स हैं वो स्पेसिफिक है आईआईएस के, जबकि जो आपके एचटीटीपी मैसेज हैंडलर है वो कहाँ यूज़ हो सकते हैं, वेब होस्टिंग के अंदर भी और सेल्फ होस्टिंग। यानी अगर हम विद इन अ सर्वर कर रहे हैं या हम विद इन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो दोनों तरीके के अंदर जो है वो हम एचटीटीपी मैसेज हैंडलर्स को यूज़ कर सकते हैं। एचटीटीपी मॉड्यूल्स पार्टिसिपेट इन आईआईएस लॉगिन ऑडिटिंग एंड सो ऑन। जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं आईआईएस के अंदर लॉगिन ऑडिटिंग और डिफरेंट पर्पस के लिए। जनरली इफ़ यू डोंट वांट टू सपोर्ट सेल्फ होस्टिंग, यानी अगर हम सेल्फ होस्टिंग नहीं करना चाहते तो फिर आपके पास एचटीटीपी मॉड्यूल वाला जो सिनेरियो वो आपके पास बेटर ऑप्शन है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सेल्फ होस्टिंग की भी सपोर्ट हो तो फिर हम मैसेज हैंडलर को यूज़ करते हैं और वो हमारे पास बेटर ऑप्शन हो जाती है उस सिनेरियो के अंदर। हाउ टू सेट अप प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया आपके साथ कि जब हम कस्टम अपनी जो है वो लॉजिक लिख रहे होते हैं तो फिर हमें प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को सेट करना होता है। ठीक है। यानी अगर हम कस्टम लॉजिक अपनी लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को सेट करना होता है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को हम दो जगह सेट कर सकते हैं। थ्रेड डॉट करंट प्रिंसिपल, दिस इज द स्टैंडर्ड वे। ठीक है। जो कि आपके पास डॉट नेट में स्टैंडर्ड वे है। और दूसरा हमारे पास वे है http context डॉट करंट यूजर, दिस प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक टू दी ASP.NET। ठीक है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक है ASP.NET के। तो हम दो तरीके से जो है वो अपने प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि हमने यहाँ पर आइडेंटिटी का पहले ऑब्जेक्ट बनाया और देन हमने प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर हमारे पास ये देखें ये दोनों ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। या तो हम थ्रेड के थ्रू पास कर दें, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन टू को यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं HTTP कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। यानी HTTP कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो हम प्रिंसिपल अटैच कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट को
अटैच कर रहे हैं, और दूसरे ऑप्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि हम पहले चेक भी कर रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो नल तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बेहतर तरीका होता है कि आप पहले चेक कर लें कि आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो आ रही है, ठीक है, वो नल तो नहीं है, और उसके बाद आप अपना प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है वो उसको पास कर दें। So now, after discussing authentication, now we are moving towards the authorization in the web API, ठीक है। So authorization जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेस क्या है कि आपके पास ये चेक करना कि हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूज़र को इस पर्टिकुलर रिसोर्स के अलाउ किया गया है यूज़ करने का या नहीं, ठीक है। सो ऑथराइजेशन प्रोसेस क्या करेगा, इज गोइंग टू हैपन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कंट्रोलर एक्शन, ठीक है। कंट्रोलर का जो एक्शन मेथड है, ठीक है, ये कब प्रोसेस वर्क करेगा, यानी कंट्रोलर एक्शन मेथड को एग्जीक्यूट होने से पहले, ठीक है। तो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि आप क्या कर सकें, ये डिसाइड कर सकें कि आपको ये एक्सेस इस रिसोर्स को देना है या नहीं देना, ठीक है। तो यानी ऑथराइजेशन प्रोसेस क्योंकि आपके पास कंट्रोलर एक्शन मेथड से पहले जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिसोर्स को एक्सेस देना है या नहीं देना। वी कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस इन ASP.NET वेब एपीआई, ठीक है। हम इसको वेब एपीआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी ऑथराइजेशन फिल्टर्स, ठीक है। सो ऑथराइजेशन जो फिल्टर्स हैं वो क्या होते हैं, आपके पास कंट्रोलर एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, ठीक है, सो इफ द रिक्वेस्ट इज नॉट ऑथराइज फॉर दैट स्पेसिफिक रिसोर्स देन द फिल्टर रिटर्न्स एन एरर, ठीक है। तो अगर आपके पास उस पर्टिकुलर रिसोर्स को ऑथराइज नहीं किया गया, यानी उसके जो है वो राइट्स नहीं है, ग्रांट एक्सेस नहीं किया गया है उस पर्टिकुलर रिसोर्स का, तो जो आपका फिल्टर है वो क्या करेगा, एक एरर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है। और कंट्रोलर एक्शन मेथड जो है वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका HTTP मॉड्यूल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से ऑथेंटिकेशन हो गई। ऑथेंटिकेशन के बाद ये कंट्रोलर से पहले आपके पास क्या लग रहा है, यहाँ पर ऑथराइजेशन फ़िल्टर। ऑथराइजेशन फ़िल्टर आपके पास क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि ये रिसोर्स का आपके पास एक्सेस है या नहीं है। यूजिंग दी ऑथराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आपके जो ASP.NET वेब एपीआई फ्रेमवर्क है वो आपको बिल्ट इन ऑथराइजेशन फिल्टर एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है, जैसे जो कि आपके पास क्या है, ऑथराइज एट्रीब्यूट, ठीक है। और आप इसको यूज़ करते हुए क्या चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो अगर आपके पास यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आपके पास HTTP स्टेटस कोड वॉज 401 जो है अनऑथराइज जो है वो रिटर्न होगा, ठीक है, विदाउट इन्वोकिंग दी कंट्रोलर एक्शन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोलर एक्शन मेथड को इन्वोक करने से पहले ही ये चेक कर लेगा, ठीक है। तो फिल्टर उससे ऊपर वर्क करता है, तो फिल्टर चेक कर लेगा, तो अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो आपके पास 401 का एरर कोड जो है स्टेटस कोड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास ऑथराइज का जो फिल्टर है, ठीक है, ऑथराइजेशन फिल्टर है, इसको हम ग्लोबली कंट्रोलर लेवल पे और एक्शन लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसको हम डिफरेंट लेवल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से लेवल पर हम इनको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी एक क्लास होती है वेब एपीआई कॉन्फ़िग की क्लास। वहाँ पर जाकर भी हम कॉन्फ़िग डॉट फिल्टर्स करके ऑथराइज एट्रीब्यूट्स, तो अगर हम यहाँ पर ग्लोबली ऐड कर देंगे तो हमारी वेब एपीआई के अंदर ये फ़िल्टर ऑथराइज का लग जाएगा, ठीक है। यानी अब हमारी जो कंप्लीट वेब एपीआई की रिसोर्सेज हैं उनके अंदर ये चेक लग जाएगा, ये फ़िल्टर लग जाएगा। तो जब तक हमारे पास कोई यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं होगा, यानी जब तक ऑथेंटिकेशन अप्रूव नहीं होगी तब तक आपके पास आपकी रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, ऑथराइज हो जाएंगी और वो रन नहीं होंगी, ठीक है। जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा सिर्फ उसी के लिए वो आपके पास वर्क करेंगी। We can also define this authorize attribute at the controller level, ठीक है। यानी हम ये जो authorize का हमारे पास filter है, ये जो attribute है हम controller level पे भी apply कर सकते हैं, यानी आपके controller के start पे, ठीक है, public class value controller, ठीक है। तो इससे पहले अगर हमने यहाँ पर authorize लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, require authorization for all the actions on the controller। तो अब ये जितने भी यहाँ पर आपके पास इस
पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर जितने भी आपके पास एक्शन मेथड डिफाइन किए जाएंगे, उन सब के लिए ये ऑथराइज आपके पास वर्क करेगा, यानी ये सब ऑथराइज हैं, ठीक है। तो जब तक ऑथेंटिकेट यूज़र नहीं होगा तब तक इनका एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर हमने कंट्रोलर लेवल पे ये ऑथराइज का फिल्टर लगा दिया, तो अब एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि लेट से हमारा जो गेट का मेथड है उसको हम एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक और फिल्टर मिलता है, दैट इज एट्रीब्यूट मिलता है अलाउ अनोनिमस, ठीक है। तो अगर हमारा कोई एक ऐसा एक्शन है जिसका एक्सेस विदाउट दी ऑथराइजेशन, विदाउट दी ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्शन मेथड के ऊपर हम ऑथराइज का एट्रीब्यूट की जगह अलाउ अनोनिमस का एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देते हैं। We can also apply the authorize attribute on the action level, ठीक है। यानी हम किसी पर्टिकुलर जो है वो एक्शन के ऊपर ये ऑथराइज लगाना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस तरह से वो मेथड की डेफिनेशन के ऊपर ये एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। तो फिर उससे क्या होगा कि आपके इस कंट्रोलर के अंदर ये वाला ऑथराइज होगा और ये जो पहला वाला आपके पास गेट वाला मेथड है ये ऑथराइज नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका एक्सेस अवेलेबल है, बट इसके एक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम एक्शन लेवल पे, कंट्रोलर लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे जो है ऑथराइज का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट बाय यूजर, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर यूज़र, कंट्रोलर या लेट से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम कंट्रोलर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हम एक्शन लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट से कि हम सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑथराइज यूज़र को एक्सेस देना चाहते हैं, यानी हमने कहा कि अगर यूज़र जेम हो या पैम हो, ठीक है, तो इनके पास एक्सेस हो अदरवाइज नहीं हो, तो हम रिस्ट्रिक्ट बाय यूज़र भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ये पर्टिकुलर यूज़र आएंगे तो इनको ये एक्सेस देना है, अदरवाइज एक्सेस नहीं देना, ठीक है। तो हम ऑथराइज के एट्रीब्यूट के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होती है यूज़र्स की, तो उसके अंदर हम यूज़र्स बता देते हैं कि कौन कौन से यूज़र्स को अलाउ करना है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट बाय रूल्स, ठीक है, हम रूल्स के थ्रू भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लेट से अभी मैंने प्रॉपर्टी दी थी यूज़र्स की, अब मैं यहाँ पे यूज़र्स की जगह प्रोवाइड कर दूंगा रूल्स, और रूल्स के बाद मैंने डिफाइन करना है कि किन किन ऐसे यूज़र्स जिनका रोल एडमिन है या जिनका जो रोल है वो कस्टमर है या जिनका रोल लेट से एचआर मैनेजर है उनको एक्सेस देना है। तो यहाँ पर मैं वो डिफाइन कर दूंगा कि कौन कौन से यूज़र जिनका रोल ये हो तो उनको इसका एक्सेस देना है। तो फिर क्या होगा, ऑथराइजेशन फिल्टर लगेगा, लेकिन वो फिर साथ के साथ किसको चेक करेगा, रोल को भी चेक करेगा। यानी अगर एक ऐसा यूज़र लेट से असद है, ठीक है, और असद आपके पास एडमिन नहीं है, वो आपके पास एक कस्टमर है या आपका एम्प्लॉय है, उसका रोल क्या है, एम्प्लॉय है, तो उसको इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑथराइज के साथ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है रोल्स के ऊपर, तो रोल जब तक एडमिन नहीं होगा तब तक इसका एक्सेस नहीं मिलेगा, यानी इस रिसोर्स का एक्सेस उसके पास नहीं जाएगा। ऑथराइजेशन इनसाइड अ कंट्रोलर एक्शन, व्हाट वी कैन डू कि जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ना कि रोल्स वगैरह हैं, तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं कि सम सिनेरियोज के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, यू माइट अलाउ अ रिक्वेस्ट टू प्रोसीड बट यू नीड टू चेंज द बिहेवियर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप रिक्वेस्ट को तो प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि हमने देखा ना प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या वैल्यूज मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द एक्शन डिपेंड्स ऑन द यूजर रोल, यानी हम जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं या रिटर्न करना चाहते हैं वो क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी कि यूज़र का रोल क्या है। और हमने देखा था कि हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी होती है इज इन रोल, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास
वो जो है वो इस रोल के अंदर है या नहीं है। तो विथिन अ कंट्रोलर एक्शन मेथड यू कैन गेट द करंट प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एपीआई कंट्रोलर डॉट यूज़र प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये जो यूज़र प्रॉपर्टी है इसके थ्रू हम ये चेक कर लेंगे कि इसका रोल ये है एडमिन। तो अगर इसका रोल एडमिन है तो फिर हमें ये काम करना है, अगर इसका रोल जो है वो लेट्स से कस्टमर है या एम्प्लॉय है तो हमें कुछ और काम करना है। तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वी कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑथराइजेशन इनसाइड अ कंट्रोलर एक्शन। ठीक है, तो हम कंट्रोलर एक्शन मेथड के अंदर भी ऑथराइजेशन परफॉर्म कर सकते। सो ये आपके पास आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसके अंदर हमने जनरल डिस्कशन की है कि ऑथराइजेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन कैसे वेब एपीआई के अंदर वर्क करती है, ऑथराइजेशन किस तरह से वर्क करती है। सो आज की इस लेक्चर के अंदर हमने जर्नल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ वो जाएंगे, मूव करेंगे और देखेंगे कि ये जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को हमने डिस्कस किया तो ये प्रैक्टिकली किस तरह से अचीव होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।